हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज आप लोगों को क्लास 9th की हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लेक्चर 2 को देखना है। आप वीडियो को देखें, पसंद आए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल आगे देखें। क्रांति की शुरुआत, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति के जो रीजन्स थे उनके बारे में। तो इसमें अगर देखें तो आपको पहले कुछ बता दें कि जो फ्रांस की संसद थी उसका नाम था स्टेट्स जनरल, यानी स्टेट्स जनरल फ्रांस की संसद का नाम था। और जब भी राजा को कभी नए करों का प्रस्ताव पारित करना होता था तो वह जो है स्टेट्स जनरल की सभा बुलाते थे। और उस स्टेट्स जनरल में 3 सदन होते थे। जैसे हमारी संसद में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ 3 सदन होते थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट्स। और उनका नेतृत्व भी उसी प्रकार से जैसे समाज हमारा डिवाइड था फ्रांस का, वैसे ही करते थे। पहले एक स्टेट का कुलीन, एक का सामंत और एक का जनसाधारण वर्ग के लोग। तो अब देखें, पीछे आपको बताया गया था कि 10 अरब लिब्रे का कर्ज था, 2 अरब लिब्रे का पहले से था, 10 अरब का और हुआ, यानी 12 अरब लिब्रे का कर था। और जो ब्याज देने वाले लैंड होल्डर्स थे वह जो है टैक्स यानी ब्याज मांगना शुरू कर दिए थे। परिणाम क्या हुआ कि राजा को नए करों का प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो 5 मई 1789 ईस्वी को लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव को पारित करने के लिए स्टेट्स जनरल की एक सभा बुलाई गई। प्रतिनिधियों के मेजबानी करने के लिए वर्साय के महल को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट के 300 प्रतिनिधि भेजे गए थे, जिन्हें एक दूसरे के सामने पंक्ति में बैठाया गया। यानी आप जैसे राज दरबार की सीन जानते हैं, बीच में राजा होता है एक और दोनों तरफ सीटें होती हैं, तो एक एक तरफ एक एक वर्ग के लोगों को बैठाया गया। जबकि तीसरे स्टेट्स के 600 सदस्यों को पीछे की ओर खड़ा होने के लिए प्रावधान किया गया कि वो पीछे की ओर खड़ा होंगे। तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधित्व में समृद्ध और शिक्षित वर्ग के लोग थे। हमने बताया था जो तृतीय स्टेट था समाज का, उसमें एक वर्ग शिक्षित और समृद्ध था और जो शेष 2 वर्ग थे वो बहुत कमजोर थे। तो उन दोनों वर्ग में जो किसान, कारीगर, महिलाएं आदि थी, इनको सभा में प्रवेश वर्जित था। तो ऑन 5 मई 1789 लुई 16वां called together by assembly on the of the East States Journals to pass proposal for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second states sent 300 representatives each who were selected in row facing each other on 2 sides, while 600 members of the third states had to stand at the back, यानी पीछे खड़ा करने के लिए कहा गया। The third states was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. इनको यहाँ पर प्रवेश निषेध था। इसके बाद क्या हुआ कि स्टेट जनरल के नियम के अनुसार क्या था? स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, यानी कुल 3 मत होते थे। पहले वर्ग को 1 मत, दूसरे वर्ग को 1 मत, तीसरे वर्ग को 1 मत, और जिसका बहुमत होगा उसे वोट देने का अधिकार होगा। बहुमत का मतलब है कि पहले स्टेट दूसरे स्टेट, यानी जो कुलीन वर्ग है वो 2 हो जाएंगे और ये 600 लोगों का 1 मत हो जाएगा, तो 2-1 से बहुमत से कर पारित हो जाएगा। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, यानी वो चाहते थे कि इसी प्रकार से हो। परंतु जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे उन लोगों ने अब की बार पूरी सभा से मतदान कराने का निर्णय लिया, यानी पूरी सभा से मतदान हो, यानी हर एक सदस्य को 1 वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जहां प्रत्येक सदस्य के पास 1 मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। जब राजा के सामने 30 स्टेट के लोगों ने इस प्रस्ताव को रखा तो राजा ने उन लोगों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर
चले गए, यानी यहीं से विद्रोह होना या राजा की नीतियों का विरोध होना प्रारंभ हो गया। यानी वोटिंग इन द स्टेट जर्नल इन द पास्ट had been conducted according to the principle that each state had one vote. This time to Louis Solhava was determined to continue the same practice, but a member of the third state demanded the voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic, यानी एक डेमोक्रेटिक सिद्धांत था। when the king rejected the proposal, member of the third states walk out the assembly in protest, यानी विरोध करते हुए असेंबली के बाहर चले गए। अब क्या हुआ कि जब वो असेंबली के बाहर गए तो सभी प्रतिनिधि यानी तीसरे सदस्य, इसको स्टेट्स करेंगे, तीसरे स्टेट के सभी प्रतिनिधि, जितने भी तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे वह फ्रांसीसी राष्ट्र के प्रवक्ता माने जाते थे, और वो 20 जून को सभी प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। यानी वर्साय में एक टेनिस कोर्ट का मैदान था, टेनिस खेलने के मैदान को कोर्ट बोला जाता है, तो टेनिस कोर्ट के मैदान में इकट्ठा हुए और उन्होंने खुद को राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्ति को कम करने वाला संविधान का मसौदा यानी प्रारूप तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली नहीं भंग होगी। और इस टेनिस कोर्ट के शपथ का नेतृत्व जो कर रहे थे वो मिराब्यो और आबेसिये थे। इनकी थोड़ी सी कहानी समझना है। मिराब्यो जो है एक प्रकार से यह एक सामंत से था और आबेसिये एक पोप था, लेकिन वह इन विचारधाराओं के ये लोग विरोधी थे कि उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाए। तो इनका नेतृत्व करता कौन थे? आबेसिये और मिराब्यो। तो आबेसिये और मिराब्यो के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने शपथ ले लिया कि जब तक हम फ्रांस में एक ऐसा संविधान नहीं तैयार करेंगे जिसमें राजा की शक्ति कम हो, तब तक हम इस सभा से नहीं जाएंगे या इस सदन से नहीं जाएंगे। The representative of the third states viewed themselves as spokesmen for the whole French nations. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. They declared themselves a national assembly and swore not be dispersed till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarchy. They were led by मिराब्यो एंड आबेसिये। नेक्स्ट देखते हैं। अब जब उन्होंने यह शपथ ले लिया कि हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक फ्रांस के संविधान को बना नहीं लेंगे, तो उस समय एक नई घटना घटी और उसके कारण एक बास्तील जेल का पतन हुआ। घटना क्या है देखते हैं। जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, उस समय पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। क्यों? क्योंकि तृतीय स्टेट की बात को नहीं माना गया था और साथ में कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पावरोटी की कीमतें आसमान छूने लगी, यानी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी करने लगे, यानी पावरोटी को जमा कर लेते और रेट बढ़ाकर उसे बेचते थे। बेकरी में लंबी लंबी कतारों पर घंटों बीतने के बाद गुस्साई महिलाओं की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ राजा ने सैनिकों को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया, जिससे क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील जेल पर धावा बोल दिया और उसे नष्ट कर दिया। और इस घटना की बात करें तो ये फ्रांसीसी क्रांति की प्रथम घटना है या पहला सोपान है। इसीलिए कहा जाता है जो फ्रांस की क्रांति है वो 14 जुलाई 1789 को प्रारंभ हुई। यानी 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने राजा की एक ये बास्तील जेल को तोड़कर ध्वस्त कर दिया। While the National Assembly was busy Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with
turmoil. Severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose, often मतलब bakers exploiting the situation and hoarded supply. यानी उन्होंने इसकी सप्लाई क्या कर दी, रोक दी, या कहें कि एक प्रकार से कंट्रोल में कर ली। आगे देखें, आफ्टर स्पेंडिंग हावर ए लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, crowd of energy women stormed into the shop. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the aghast crowd stormed and destroyed the Basilia. अब हुआ क्या कि जब जगह जगह विद्रोह हो गया, बास्तील जेल को ध्वस्त कर दिया गया, तो ग्रामीण इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े के लठैत और लुटेरों के गिरोह को बुला लिए हैं, जो पक्की फसलों को नष्ट करने निकल पड़े हैं। एक अफवाह फैल गई कि जो जागीरदार हैं उन्होंने क्या किया, लुटेरों और डकैतों को बुला लिया है और लोगों की पक्की फसलों को नष्ट कर देंगे। कई जिलों में भय से आक्रांत किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधित दस्तावेजों को जला दिया। परिणाम, कुलीनों की बात करें तो बहुत से कुलीन अपने घरों को छोड़कर भाग गए, या बहुत से कुलीन जो है वहां से भाग लिए। तो द कंट्री साइड रूमर्स सेपरेट फ्रॉम विलेज टू village that the lords of the manor had heard bands of brigands who were on their way of destroy the rip crops. ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ गए होंगे रिप क्रॉप्स। आगे है, caught in a frenzy of fear present in the several districts, seized hoes and pitchforks and attack Chatex. They looted hoarded grain and burned down documents containing record of the manorial duties. A large number of the noble fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. यानी कि अपने स्थान को छोड़कर या अपने प्लेस को छोड़कर भाग गए। आगे क्या हुआ कि अपने विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करते हुए राजा लुई 16वां ने आखिरकार नेशनल असेंबली को स्वीकार किया और उसे मान्यता दे दी, और इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। यानी कि एक प्रकार से कहें तो फेस्ट विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट लुई 16वां finally accorded recognized to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution. यानी कि राजा ने एक्सेप्ट कर लिया कि वह जो है अब आगे संविधान के तहत कानून करेगा या काम करेगा। तो राष्ट्रीय सभा को मान्यता दी गई। तो राष्ट्रीय सभा ने कुछ चेंज किया, कुछ परिवर्तन किया, तो उस परिवर्तन के बारे में जानना है। फंक्शन ऑफ द नेशनल असेंबली। तो द नेशनल असेंबली मेड द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, यानी अनेक प्रकार के संविधान में चेंजिंग किया। पहला है, उसने 4 अगस्त 1789 को रात भर राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन चला, जिसमें कानून निर्मित करके सभी जन्मजात विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिए गए। आपको बताया था नोबल्टी और क्लर्गी, यानी जो कुलीन और सामंत हैं उन्हें जन्मजात विशेषाधिकार होते थे, जिन्हें 4 अगस्त 1789 which was a overnight session of the National Assembly in which legislation was created and abolished all birthright preference, यानी उनके जन्मजात विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया।
दूसरा काम किया गया कि राष्ट्रीय सभा ने 26 अगस्त 1789 को मानवाधिकारों की घोषणा की। इन द नेशनल असेंबली डिक्लेयर ह्यूमन राइट्स ऑन 26 अगस्त 1789, यानी मानव अधिकार लोगों को दे दिए गए। थर्ड क्या हुआ? टाइड। आपको बताया गया था धार्मिक कर था, चर्च लेता था, उपज का 1/10 भाग लेता था। तो धार्मिक कर यानी टाइड को समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को जब्त कर लिया गया, यानी चर्च को संपत्ति रखने पर रोक लगा दी गई और उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई। परिणाम स्वरूप सरकार ने कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति अर्जित कर ली, यानी कि टाइड वेयर एबोलाइज्ड एंड लैंड ऑनड बाय द चर्च वेयर confiscated as a result of the government acquired assessed worth a least 2 billion लीवर। आपको बताए थे 10-12 अरब लिब्रे जो है कर था और यहाँ कितना मिल गया? 20 अरब चर्चों के पास संपत्ति जब्त है। चर्चों के अधिकार में इतनी संपत्ति है जो सरकार को या राजा को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट है कि फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बनना, यानी फ्रेंच बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, राजतंत्र रहेगा लेकिन अब राजतंत्र संविधान के अनुसार चलेगा। तो नेशनल असेंबली जिसे राजा ने मान्यता दी थी कि अब आप संविधान बना सकते हैं और इसे हम स्वीकार करेंगे, तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान के प्रारूप को पूरा किया। ये प्रारूप कैसा था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। इन शक्तियों को एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने के बजाय विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया जाए। इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र की नींव पड़ी। इसकी बात करें, ये जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, आगे हम फिलासफरों को अलग से बताएंगे, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक, वॉल्टेयर। तो वहाँ बताएंगे मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज अपनी इस रचना में इस कार्य को बताया था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अलग अलग होना चाहिए। तो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। द मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्ची। दिस पावर इंसेंटेड ऑफ बिगिंग concentrated in the hand of one person were now separated and against two different institutions of legislature, executive and judiciary that made France of a constitutional monarchy। यानी इस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची गठित हुई। तो ये व्यवस्था बनी थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनेगी। तो ये न्यायपालिका यहाँ पर दिखाया गया है कि न्यायपालिका अलग होगी, ठीक है ना, कार्यपालिका अलग होगी और ये विधायिका अलग होगी। बनेंगे कैसे? तो कुछ सक्रिय नागरिक चुने जाएंगे। उस समय मताधिकार के लिए 2.8 जनसंख्या यानी कि लगभग 40 लाख लोग, 2.8 करोड़ लोगों में सिर्फ 40 लाख लोगों को इस योग्य जोड़ा गया। इन्होंने 50,000 निर्वाचक चुने। 40 लाख लोगों में कितने? 50,000 निर्वाचक चुने गए। ये 50,000 लोग 745 सदस्यों को असेंबली के लिए चुना। ये 745 सदस्य जो है क्या किए? राजा पर अपना नियंत्रण रखेंगे और साथ में मंत्रियों पर अपना नियंत्रण रखेंगे, यानी इनसे मंत्री बनेंगे और यही राजा पर अपना नियंत्रण रखेंगे। तो कार्यपालिका और विधायिका और यहाँ वोट के द्वारा न्यायपालिका तैयार की जानी थी और ये तीनों पावर सब अलग अलग हो गए। न्यायाधीश अलग होगा, सम्राट अलग होगा और ये विधायिका अलग होगी। अब यहाँ देखिए दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। यहाँ दिया है मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख। निष्क्रिय नागरिक कौन है? ये सक्रिय होते हैं, इन्हें मताधिकार दिया जाता है। आगे बताते हैं हम क्या होता है। निष्क्रिय नागरिक की बात करें, मताधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है। लगभग 30 लाख पुरुष इसके अंतर्गत आते हैं। महिलाएं, बच्चे और 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को निष्क्रिय नागरिकता में रखा जाता है। तो एक चीज़ तो कॉमन समझ लीजिए, महिलाएं, बच्चे और 25 वर्ष की आयु वाले लोग निष्क्रिय हैं। लेकिन 25 वर्ष के अधिक के कौन से पुरुष हैं जो सक्रिय होते हैं, कौन से पुरुष हैं जो निष्क्रिय होते हैं? तो ये आगे पेज पे देखते हैं। सक्रिय नागरिक कौन थे?
केवल 25 वर्ष की आयु से अधिक के पुरुष जो कम से कम 3 दिनों के बराबर मजदूरी के बराबर कर का भुगतान करते थे, यानी कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर सरकार को कर का भुगतान करते थे, उन्हें ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया और वे ही मतदान का अधिकार रखते हैं। ओनली मेन ओवर द एज ऑफ 25 हु पेड टैक्स इक्वल to at least 3 days of equal wages were given the status of active citizen, meaning they were entitled to vote, यानी उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। Their remaining men and all women were closed as passive citizen, यानी पैसिव सिटीजन यानी निष्क्रिय नागरिक। एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन हैं, तो एक्टिव सिटीजन में 25 वर्ष की आयु से ऐसे पुरुष जो 3 दिन के बराबर का टैक्स देते हैं, वेतन के बराबर का, और पैसिव सिटीजन जो शेष पुरुष बच गए, 25 वर्ष से कम के पुरुष हो गए, महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, ये इसके अंतर्गत आते थे। तो अब आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे फ्रेंच एबोलाइज्ड मोनार्ची एंड बिकम ए रिपब्लिक। तो इसको हम आप नेक्स्ट लेक्चर पर देखेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स